हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम खनिजों से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने खनिज की परिभाषा और खनिज के कुछ प्रकारों के बारे में सामान्य परिचय हासिल किया था। हमने देखा था खनिज यानी परिभाषा के रूप में अगर जानना चाहें कि जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। ये खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जबकि अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। वहीं नंबर 3 आता है ऊर्जा खनिज, वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या जो ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। धात्विक खनिज को 3 भागों में बांटा गया है: लौह खनिज, अलोह खनिज और बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज जिनमें लोहांश पाया जाता है यानी लोहे का अंश पाया जाता है, जबकि अलोह खनिज वे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। जबकि बहुमूल्य खनिज भी अलोह ही खनिज होते हैं। बहुमूल्य खनिजों में भी लोहे का अंश नहीं पाया जाता, लेकिन इनकी कीमत अन्य खनिजों के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें बहुमूल्य खनिज का दर्जा दिया जाता है। तो ये सभी चर्चाएं हम कर चुके थे। आज एक नए टॉपिक यानी खनिजों से संबंधित एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है एक छोटा सा टॉपिक आपका रैट हॉल खनन। ये खनिजों से संबंधित थोड़ा सा एक अलग टॉपिक आता है तो खनिजों का ही, लेकिन जो क्रम चल रहा था उससे अलग। रैट हॉल खनन आप देख सकते हैं बुक में, इसे एक बॉक्स में शामिल किया गया है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है अलग से 2 नंबर का एक प्रश्न। सबसे पहले शब्द की चर्चा करते हैं खनन की। खनन क्या होता है? खनन खनिजों को जमीन से खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिजों को जमीन से खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया या जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे खनन कहा जाता है। यहां लिखा हुआ है रैट हॉल। रैट मतलब चूहा, हॉल मतलब बिल। चूहे के बिल के समान होने वाला खनन आमतौर पर देखा जाए तो हमारे देश के अंतर्गत खनिजों के निष्कासन पर जो नियंत्रण है वो सरकार का है। यानी तमाम खनिज जो हैं वो सरकारी नियंत्रण में आते हैं और सरकार की अनुमति के बिना इनको निष्कासित नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, इन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा नियंत्रण ना बनाकर समाज और समुदाय को नियंत्रण सौंपा गया है। ये एक खनिज की व्यापक पेटी मानी जाती है। यहां पर खनिज के काफी भंडार मिलते हैं, तो ऐसे में यहां नियंत्रण सरकार ने खुद पर ना करके यानी समुदाय पर छोड़ दिया है। समुदाय इनका निष्कासन करता है, समाज इनका निष्कासन करता है, आम जनता इनका निष्कासन करती है और फिर इन्हें सरकार को सुपुर्द कर देती है। तो ऐसे ही एक मेघालय क्षेत्र है
हमारा एक राज्य मेघालय, मेघ प्लस आल्य, बादलों का घर, यहां के जोवाई और चेरापूंजी नामक क्षेत्रों के अंतर्गत परिवार के मेंबरों के द्वारा एक लंबी सकरी सुरंग बनाकर खनन किया जाता है। अर्थात घर के अंदर ही सुरंग बनाई जाती है और दूर तक चले जाते हैं और वहां से खनिजों को निकालकर बाहर लाया जाता है। यह क्षेत्र जो मेघालय का क्षेत्र है, ये कोयला प्रधान क्षेत्र है। यह कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं। यहां के लोग घर में से ही सुरंग बनाना शुरू करते हैं, अंदर ही अंदर सुरंग बनती जाती है, ऊपर जिंदगी दौड़ रही होती है और नीचे ये लोग खनन क्रियाएं करते हैं। तो चूहों के जिस तरह से बिल होते हैं, जिन बिलों के कई रास्ते होते हैं, ध्यान रखना, चूहों के बिलों के कई रास्ते होते हैं, ऐसे ही ये भी लंबी सकरी सुरंग बनाते हैं जिनमें से ये खनिजों को यानी कोयले को निष्कासित करते हैं और बाजारों में इसे बेचते हैं। तो ऐसा ही खनन कहलाता है रैट हॉल खनन। आप देख सकते हैं जोवाई व चेरापूंजी में, यह मेघालय का क्षेत्र है, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के मेंबरों के द्वारा एक लंबी सकरी सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट हॉल खनन कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेघालय के जोवाई व चेरापूंजी में परिवार के मेंबरों के द्वारा खनन होता है किसका? कोयले का, एक लंबी सकरी सुरंग के रूप में, जिसे कहते हैं रैट हॉल खनन। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं और कुछ प्रमुख खनिजों की चर्चा हम करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका लोहो अयस्क। लोहो अयस्क, सबसे पहले अयस्क शब्द को जानना चाहें तो हालांकि मैं बता चुका हूं, अयस्क से आशय, जब जमीन से हम किसी भी खनिज को बाहर निकालते हैं तो वो खनिज अयस्क के रूप में ही निकलता है। मुख्य पदार्थ और उसके साथ विभिन्न अशुद्धियों का मिश्रण अयस्क कहलाता है। मुख्य पदार्थ और विभिन्न अशुद्धियों का मिश्रण अयस्क कहलाता है। हम जमीन से जो भी खनिज निकालना चाहते हैं उसमें कहीं ना कोई अशुद्धियां अवश्य होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों और मुख्य पदार्थ के मिश्रण को ही अयस्क का नाम दिया जाता है। यहां बात आती है लोहो अयस्क की, अर्थात मुख्य धातु है यहां पर लोहा और उसके साथ पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, जिसे कहते हैं लोहो अयस्क। लोहो अयस्क एक आधारभूत खनिज, आधारभूत, जो दूसरों को आधार प्रदान करे, यह उद्योगों की जननी कहलाता है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। आज जरा कल्पना करके देखें कि आपके जीवन से लोहा समाप्त हो चुका है, कहीं पर भी लोहा देखने को नहीं मिलता, तो सोचिए हम किस प्रकार की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में पहुंच सकते हैं। आज जहां भी नजरें दौड़ाइए चारों तरफ आपको लोहा दिखाई देगा। आपका मकान में अगर आरसीसी हो रही है तो उसमें भी लोहे का प्रयोग है। दरवाजे जिससे टिके हुए हैं वहां पर भी लोहे हैं। आपके घरों में कील वगैरह हैं वो भी लोहे की। साइकिल, मोटरसाइकिल और तमाम अन्य वाहनों में कहीं ना कहीं लोहे का इस्तेमाल हो रहा है। तो तमाम जगह, हर जगह लोहा है। लोहा अर्थव्यवस्था का आधार है और यह विकास की रीढ़ कहलाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़, जिस तरह से रीढ़ की हड्डी मानव के शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करती है, उसी तरह से लोहो अयस्क भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय विकास को विकसित करने का कार्य करता है। भारत में लोहो अयस्क के विशाल भंडार मौजूद हैं और भारत में जो लोहो अयस्क मिलता है उसमें लोहांश भी अधिक मिलता है।
लोहो अयस्क में लोहांश, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हम पदार्थ निकाल रहे हैं जमीन से उसमें अशुद्धियां कम हैं और मुख्य पदार्थ ज्यादा है, यानी लोहे की मात्रा ज्यादा है। इन्हीं अशुद्धियों के आधार पर, जमीन से निकाले जा रहे लोहे के आधार पर लोहो अयस्क को 4 भागों में बांटा जाता है। हालांकि हमारी किताब में सिर्फ 2 ही भाग दिए गए हैं, लेकिन इसके 4 भाग आते हैं। कौन कौन से, जरा देखिए। ये 4 मैग्नेटाइट, शायद ये नहीं दिख रहा होगा आपको लाल रंग पे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 नाम, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट। अब ये क्या होते हैं? ये लोहो अयस्क के प्रकार हैं। सबसे बेहतर लोहो अयस्क जो माना जाता है वो मैग्नेटाइट माना जाता है, जिसमें 70% तक लोहांश पाया जाता है, यानी 70% मुख्य पदार्थ प्लस 30% अशुद्ध पदार्थ। एक अयस्क वही बेहतर होता है जिसमें मुख्य पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 किलो दूध, 1 किलो दूध में 50 ग्राम पानी, एक तो स्थिति यह है, और दूसरी स्थिति है कि 1 किलो दूध में 5 किलो पानी, मतलब लीटर ले लीजिए, किलो ले लीजिए, किसी प्रकार से। अब अगर देखा जाए तो कौन सा बेहतर मानोगे, 50 ग्राम वाला या 5 किलो वाला? जिसमें 5 किलो पानी है, 5 लीटर पानी है, जिसमें अशुद्ध पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, वो बेहतर नहीं होगा। जिसमें अशुद्ध पदार्थ की मात्रा कम है उसे बेहतर माना जाएगा। देखा जाए तो मुख्य पदार्थ तो वही है, लेकिन बात है अशुद्ध पदार्थ की। उसी तरह से मैग्नेटाइट में 30% होती हैं अशुद्धियां और 70% होता है इसमें मुख्य पदार्थ। जैसे जैसे क्रम से नीचे जाते जाते हैं, यानी मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, इसके बाद लिमोनाइट और लिमोनाइट के बाद सीडेराइट, जैसे जैसे जाएंगे लोहो की मात्रा, यानी लोहांश की मात्रा कम होती चली जाएगी। सबसे घटिया किस्म का जो लोहो अयस्क पाया जाता है या माना जाता है वो सीडेराइट है, सबसे घटिया किस्म का, जिसमें लोहांश की मात्रा 40% से भी कम होती है, जबकि मैग्नेटाइट में 70% से ज्यादा, हेमेटाइट में 50 से 60%, इसमें लिमोनाइट में 40 से 50% और लास्ट सीडेराइट जिसमें लोहांश की मात्रा 40% से भी कम पाई जाती है। तो ऐसे में सबसे घटिया किस्म का कोयला लोहो अयस्क हुआ सीडेराइट, और सबसे बेहतर किस्म का लोहो अयस्क मैग्नेटाइट। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 के नाम दिए गए, एक मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। जरा देखें, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क, जैसे मैंने कहा था, जिसमें 70% की मात्रा पाई जाती है, लिखा हुआ है 70% लोहांश पाया जाता है, और यह सबसे बेहतर किस्म का होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, अर्थात ये चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है या ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। क्यों? कारण है इसमें लोहांश की मात्रा कैसी है, ज्यादा है। इसके अलावा देखा जाए विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरा आता है हेमेटाइट, यह भी एक महत्वपूर्ण लोहो अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें लोहांश की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, और इसमें जो लोहांश पाया जाता है वो पाया जाता है 50 से
60%, जैसे मैंने आपको बताया। तो बात समझिए, वैसे तो 4 प्रकार के लोहो अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, लेकिन हमारे सिलेबस में इन 2 का जिक्र किया है, तो हम 2 के बारे में ही चर्चा करेंगे। भारत के अंतर्गत लोहो अयस्क वैसे तो बहुत से क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ मुख्य क्षेत्र आते हैं, जिनमें सबसे पहला क्षेत्र आता है उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र। यह लोहो अयस्क के लिए समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। उड़ीसा झारखंड के पश्चात यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत लोहो अयस्क प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के पश्चात यानी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के पश्चात अगर देखा जाए तो कुछ और क्षेत्र भी आते हैं, जिसमें कर्नाटक का क्षेत्र विशेष है और महाराष्ट्र, गोवा का क्षेत्र है। अर्थात लोहो अयस्क जो पाया जाता है, विशेषकर ये लोहो अयस्क कहां पाया जाता है, हमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा का क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लोहो अयस्क के समृद्ध भंडार देखने को मिलते हैं। हमारे राजस्थान लोहो अयस्क के मामले में निर्धन राज्यों की श्रेणी में आता है। यहां लोहो अयस्क के भंडार नहीं पाए जाते, या पाए जाते हैं तो बहुत कम, ये मान लीजिए नहीं के बराबर ही है, पाए जाते हैं तो बहुत कम है, जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं, यानी निर्धन राज्यों की श्रेणी में आता है राजस्थान। किसके मामले में? लोहो अयस्क के मामले में। लोहो अयस्क के बाद अगर चर्चा करते हैं दूसरे खनिज की, वो है मैग्नीज, और ये मैग्नीज भी एक लोह खनिज में शामिल किया जाता है। धात्विक खनिज है, और धात्विक खनिज में भी लोह खनिज, क्योंकि इसमें भी पाई जाती है लोहांश की मात्रा। यह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस मैग्नीज का मुख्यतः जो उपयोग किया जाता है वो इस्पात को बनाने में किया जाता है। ध्यान रखना, हम जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं लोहे की, वो लोहे से बनी नहीं होती, अपितु लोहो इस्पात से बनी हुई होती हैं। लोहो इस्पात मुख्य पदार्थ लोहे में जब मैग्नीज का मिश्रण किया जाता है तो जो नई धातु निर्मित होती है वो कहलाती है लोहा इस्पात। 1 टन लोहो इस्पात बनाने के लिए, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। लोहा इस्पात बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। 10 किलोग्राम यानी लगभग 990 किलोग्राम तो लोहा और 10 किलोग्राम मैग्नीज, जिससे बनता है लोहा इस्पात। हालांकि मैग्नीज का उपयोग सिर्फ लोहा इस्पात बनाने में ही नहीं होता है, मैग्नीज का इस्तेमाल कई और रूपों में भी होता है, लेकिन मैग्नीज का सर्वाधिक मात्रा में जो इस्तेमाल होता है वो होता है किसके लिए? ये होता है इस्पात के विनिर्माण में। तो आप देखिए, मैग्नीज का जो उपयोग होता है वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, कीटनाशक दवाओं को बनाने में और पेंट बनाने में किया जाता है। यहां पेंट का मतलब वो पेंट नहीं, पहनने वाली कलर जो हम दीवारों पर, फर्नीचर्स पर जो करते हैं वह पेंट। तो इसका उपयोग यानी मैग्नीज का उपयोग इन कार्यों में होता है। 2 नंबर का प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, हालांकि अभी तो सिलेबस से मतलब सेशन शुरू भी नहीं हुआ है और ब्लूप्रिंट अभी आया नहीं है, अर्थात कौन सा लेसन कितने नंबर का होगा और कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी एक अनुमान तय ये बता सकता हूं कि यहां से जो प्रश्न आएंगे इस किताब में से वो मैक्सिमम 2 नंबर के आते हैं। हालांकि बदलाव हो सकता है, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन संभावना लगभग 95% ये है कि यहां से जो प्रश्न आते हैं
वो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, और 2 नंबर के जब प्रश्न आएंगे तो ऐसे छोटे प्रश्न आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब 2 नंबर के प्रश्न में ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि मैग्नीज पर टिप्पणी लिखिए या मैग्नीज के उपयोग बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन, या यूं भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज के उपयोग बताते हुए ये कहां पाया जाता है, इसके उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो अब उत्पादक क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यह मैग्नीज के लिए एक चार्ट है। आप देखें, अगर यहां पर सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश दिया गया है, जहां पर इसका 27% है। उसके बाद महाराष्ट्र में लगभग 25%, उड़ीसा में 25%, कर्नाटक में 11%, आंध्र प्रदेश में 10% और 2% अन्य क्षेत्रों में। मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन क्षेत्रों में लौह अयस्क मिलता है, लगभग उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत मैग्नीज की भी प्राप्ति होती है। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक धनी राज्यों की श्रेणी में आता है मध्य प्रदेश। किसके मामले में? मैग्नीज के मामले में। तो इस तरह से 2 खनिजों की चर्चा हमने आज की, एक लौह अयस्क और दूसरा मैग्नीज। इनके बाद कई और खनिजों की भी चर्चा होगी समय समय पर। आप देख सकते हैं इस मानचित्र के हिसाब से, जरा देखना चाहें तो ये जो हिस्सा आता है आपका, जो शेड दिखाई गई है लौह अयस्क के लिए दिखाई गई है। और आप देखिए यहां पर महाराष्ट्र, गोवा का ये क्षेत्र है, कर्नाटक का ये क्षेत्र दिखाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है, झारखंड, उड़ीसा का ये क्षेत्र, यहां पर मिलता है लौह अयस्क। ये लौह अयस्क के विशाल क्षेत्र हैं। वहीं मैग्नीज के लिए आपको ये निशान दिखाया गया है। ध्यान रखना, मानचित्र में पूछा जा सकता है प्रश्न। मैग्नीज के लिए निशान दिखाया गया, तो देखिए मैग्नीज का निशान ये रहा, एक चिन्ह यहां दिखाया गया है। इसके अलावा मैग्नीज के ये निशान हैं, साथ ही यहां पर भी मैग्नीज दिखाया गया है। तो ये क्षेत्र किसके हैं? मैग्नीज के। जबकि राजस्थान को देखा जाए तो राजस्थान में कहीं पर भी ये दोनों निशान अंकित नहीं है। राजस्थान में ये 2 स्टार दिखाए गए हैं, और स्टार जो दर्शाता है वो दर्शाता है अभ्रक को। यानी राजस्थान में लौह अयस्क और मैग्नीज के भंडार नहीं पाए जाते, बहुत कम, ना के बराबर है, यानी निर्धन राज्यों की श्रेणी में माना जाता है। तो आज हमने लौह अयस्क और मैग्नीज से संबंधित खनिजों की चर्चा की। शेष खनिजों के बारे में हम आगामी क्लास में चर्चा करेंगे। पीडीएफ आपको सेंड कर दिया गया है, आप पीडीएफ में से होमवर्क कर लेना। शेष चर्चाएं आगामी क्लास में।